हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो एक बार आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है 13 डेज हार्डेस्ट चैलेंज। और आज का जो डे 11 रहने वाला है, 11th डे पर हम आज एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें फ्री बराबर नंबर आपकी पॉकेट में आने वाले हैं। टॉपिक का नाम रहने वाला है कंपेरेटिव कॉमन साइज। ये जो कंपेरेटिव कॉमन साइज चैप्टर होता है, बोर्ड एग्जाम में आपको ये 3 मार्क्स में देखने के लिए मिल जाता है या कभी कभी 4 मार्क्स में देखने के लिए मिल जाता है। क्योंकि आपका जो बोर्ड का एग्जाम आएगा वो पार्ट ए जिसमें पार्टनरशिप और कंपनी रहती है, और पार्ट बी जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस पार्ट बी में जो 20 मार्क्स की बुक है, ये थर्ड बुक, उसमें से इस चैप्टर की वेटेज 3 और 4 मार्क्स में रहने वाली है। तो बस मतलब थोड़ा सा ध्यान देने पे ये चुटकियों में चैप्टर समझ में आता है। 3 बुक में जितने भी चैप्टर हैं उसमें से सबसे आसान चैप्टर इसको बोला जाता है। तो बिना किसी देरी के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बस आप इस वीडियो पे पहुंच गए तो मतलब आपकी तैयारी बहुत तगड़ी चल रही होगी। इसी वजह से आप ढूंढते हुए यहां पहुंचे होगे, क्योंकि तभी बच्चा सर्च करता है जब उसको मन होता है कि मुझे और पढ़ना है और पढ़ना है। और अगर आप 13 डेज से मुझे फॉलो कर रहे हो, मतलब आप पिछले 11 डेज से मुझे फॉलो कर रहे हो, तो आपने अभी तक 10 चैप्टर का रिवीजन बहुत तगड़ा कर लिया होगा। क्योंकि मैंने डे 1 से लेके डे 10 तक 10 अलग-अलग चैप्टर्स, पार्टनरशिप और कंपनी और थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर हेड्स अबाउट, ये सब करा चुका हूं। आप इसको फॉलो करो, आपके प्री बोर्ड और बोर्ड में बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है जी। और अगर आपके बोर्ड के एग्जाम अब नजदीक आ रहे हैं, जैसे कि आपकी बहुत स्पीड से आ ही रहे हैं, तो उसके लिए तो ये सीरीज आपके लिए एक तरीके से रामबाण साबित होने वाली है। तो बिना अपने समय को बर्बाद किए हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, और टॉपिक का नाम रहने वाला है कंपेरेटिव कॉमन साइज। अब कंपेरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट जो बनवाई जाती है, ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बनवाई जाती है। बेसिकली आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है उसका या तो कंपेरेटिव बनाना होता है या कॉमन साइज बनाना होता है। तो आपके दिमाग में आएगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। कुछ बच्चे कहेंगे हमने तो पढ़ रखा है 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। मैंने कहा मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कंपनी एक तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बोला जाता है। और एक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाती है बैलेंस शीट। तो इन दोनों को मिला दें तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। तो हम जब भी कहते हैं ना उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कितना प्रॉफिट लॉस निकला, या इस कंपनी के पास कितनी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं। तो या तो बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, इन दोनों को मर्ज कर दें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है। आपको इन दोनों में से कोई एक बात पूछी जाएगी, या तो आपसे कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाएगा, या आपसे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाएगा। दोनों में से कोई एक। या तो आपसे कंपेरेटिव बैलेंस शीट पूछी जाएगी, या आपसे कॉमन साइज बैलेंस सॉरी हाँ कॉमन साइज बैलेंस शीट पूछी जाएगी। दोनों में से एक चीज आपसे पूछी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपसे चारों बातें पूछ लें या दो, नहीं। चार होंगी, कंपेरेटिव बैलेंस शीट या कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अब दोनों में मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं याद रखने की। जब भी कंपेरेटिव आएगा तो कंपेरेटिव में कंपेरेट से कंपेयर ले लो। कंपेयर का मतलब होता है चेक करना, कंपैरिजन करना। तो दो डेटा, तो आपके पास 2021, 22, 22, 23, 25, 24 ऐसे करके कोई भी दो डेटा होंगे। तो जो आपके पास दो डेटा हो उसमें जो लेटेस्ट ईयर हो उसको तो करंट ईयर बोला करना, और जो पिछला साल हुआ करे उसको प्रीवियस ईयर बोला करना। तो आपके पास जब भी कंपेरेटिव स्टेटमेंट आएगी तो आपके पास कंपैरिजन करने के लिए आएगा। कंपैरिजन किया जाता है करंट ईयर का प्रीवियस ईयर से। और जब भी आपके पास कॉमन साइज बैलेंस शीट या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाने के लिए आएगा तो आपको कुछ ना कुछ एक कॉमन लेकर परसेंटेज निकालनी होती है। कॉमन परसेंट कैलकुलेट करनी होती है, मतलब एक परसेंटेज आपको चेक करनी होगी। उसके लिए आपको किसी को डिनोमिनेटर में कॉमन मानना पड़ेगा। आप कहोगे सर कॉमन क्या कह रहे हो? मैंने कहा बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, थोड़ी देर का इंतजार करो बस। हाँ जी। तो क्या करना है, कंपेरेटिव आए तो कंपैरिजन करना। कंपैरिजन करके आपको पता चलेगा कि कितने अमाउंट में चेंज आया, और फिर इसी अमाउंट को परसेंटेज में चेक करना है तो कितना परसेंटेज चेंज आया। तो मतलब बेसिकली कंपेरेटिव में हम चेंज चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? चेंज। कि करंट ईयर का प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करें तो कितना चेंज हुआ। आप कहोगे थोड़ा डिटेल में चलो, मैंने कहा थोड़ा हल्का सा डिटेल में चलते हैं। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने को आ गई, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बैलेंस शीट बनाने को आ गई, या फिर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाने को आ गई। दोनों में से कुछ भी आ गया। इसके पहले क्या लिखा हुआ है? कंपेरेटिव। तो कंपेरेटिव वर्ड में जो कंपेयर लिखा हुआ है मैं इसको उठा रहा हूं। आप कहोगे स्पेलिंग गलत है। मैंने कहा नहीं, कंपेरेटिव में कंपेयर की स्पेलिंग को छोड़ दो, बस कंपेयर समझो। कंपेयर, कंपेयर मतलब कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब करंट ईयर का
प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन, और करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को घटा के कुछ चेंज निकल कर आता है कि भाई पिछले साल के मुकाबले इस साल इतना चेंज हुआ रुपीस में। तो जब भी कंपेरेटिव स्टेटमेंट आए बनाने के लिए, चाहे वो कंपेरेटिव बैलेंस शीट आए या कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आए, तो आप एक अमाउंट में चेंज चेक करेंगे कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना चेंज हुआ। और ये जो रुपीस में जो चेंज होता है, इसी के लिए एक टर्म यूज की जाती है, इसके ऊपर एक टर्म लिख दी जाती है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट का मतलब रुपीस में कितना चेंज हुआ। जैसे पिछले साल मेरी कोई वैल्यू 1 लाख रुपए थी, चाहे बैलेंस शीट में एसेट हो या लाइबिलिटी, और वो 1 लाख से अब 2 लाख हो गई, तो 2 लाख के कंपैरिजन में 1 लाख में कितना चेंज है, तो 1 लाख से 2 लाख होना मतलब 1 लाख का चेंज है, तो 1 लाख रुपीज एब्सोल्यूट चेंज है। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन वाले आपसे कहेंगे कि तो अगर तुमने अमाउंट में चेंज चेक किया है तो बताना अगर ये परसेंटेज में चेक करके देखे कि कितना परसेंटेज चेंज है। तो मैंने कहा अगर 1 लाख रुपए का चेंज है मतलब कोई एब्सोल्यूट चेंज है, और हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, पिछले साल से, लास्ट ईयर के अमाउंट से कंपेयर करें, 1 लाख के मुकाबले अगर इस साल 2 लाख हो गया तो 1 लाख के मुकाबले इस साल 1 लाख और बढ़ गया, 1 से 2 ना मतलब 1 लाख इंप्रूव हो गया। तो ये हमने किससे कंपेयर किया, पिछले साल के डेटा से। तो हम एब्सोल्यूट चेंज में डिवाइड में लिखते हैं प्रीवियस ईयर अमाउंट, पिछले साल का अमाउंट, और मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए 100 से। तो बच्चों मेरी दो बातें आप दिमाग में फिट कर लो, गांठ बांध लो, कि जब भी आपके पास कंपेरेटिव स्टेटमेंट आएगा तो आप दो बातें चेक करोगे। एक आप चेक करोगे एब्सोल्यूट चेंज, मतलब करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करके जो बैलेंस आएगा, और एक चेक करोगे परसेंटेज चेंज, उसी एब्सोल्यूट चेंज जो चेंज हुआ है वो कितनी परसेंट चेंज है पिछले साल के मुकाबले। तो एक तो आप एब्सोल्यूट चेंज चेक किया करोगे जिसमें आप करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर किया करोगे, और एक आप परसेंटेज चेंज चेक किया करोगे जिसमें आप एब्सोल्यूट चेंज जो आया करेगा उसको प्रीवियस ईयर अमाउंट से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। चाहे आपसे कंपेरेटिव बैलेंस शीट पूछी जाए, चाहे आपसे कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल पूछा जाए, आपको दोनों बार ये ही करना है, दो ही कॉलम बनाने हैं, मतलब दो अमाउंट चेक करने हैं। ठीक है, ओके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कंपेरेटिव में है, तो कंपेरेटिव वर्ड कहां से है, कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब दो डेटा में चेंज चेक करना, परसेंटेज में भी और अमाउंट में भी। तो कंपेरेटिव में चेंज चेक होता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके पास इस तरीके से एक बैलेंस शीट बनाने को आएगी, बनी बनाई आएगी, और आपसे कहा जाएगा प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट, आपसे कहा जाएगा प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट, ऐसे क्वेश्चन आपसे कहेगा। तो जब भी कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाने को आए तो आप इसी तरीके की बैलेंस शीट को उठाना और एज इट इज अपने सॉल्यूशन में चेप देना। मतलब सर मैंने कहा बिल्कुल यही चीज उठाओ, सॉल्यूशन में जाना है और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे उठा के दोबारा लिखनी है। पॉइंट समझ में आया? एक बहुत जरूरी बात जो तुम्हें याद रखनी है, कभी भी नहीं भूलनी है, वो ये याद रखनी है कि आपके पास जब इंफॉर्मेशन मिलेगी तो यहां पे आपको पहले प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिखना है और फिर करंट ईयर का अमाउंट लिखना है। अब जैसे मेरे पास डेटा 2021 और 22 है, तो मैं पहले 21 का ही कॉलम बनाऊंगा और 22 का बाद में बनाऊंगा। आप कहोगे तो ऐसे ही तो होना चाहिए, मैंने कहा नहीं। अब देखो मैं एक और क्वेश्चन दिखा, आपको एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट। आप कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाओगे तो वापस से इस बैलेंस शीट को एज इट इज छापोगे, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है 2021 और 22 और 21। तो आप मुझे बताओ 22 तो करंट ईयर हो गया और 21 कौन सा ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर। ये तो जब हमें क्वेश्चन मिला तो ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसको दोबारा छाप रहे होगे एज इट इज, तो आप 2022 की जगह पहले 2021 वाला कॉलम बनाओगे, ये वाला कॉलम पहले बनाओगे और 22 वाला कॉलम बाद में बनाओगे। ये बात अब कभी भी मत भूल जाना मेरी। तो पहले कौन सा ईयर बनता है, प्रीवियस ईयर पहले आता है, पहला जो पुराना साल पहले लिखा जाएगा और नया साल बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं अब आपको। तो मान लेते हैं मैंने ये वाला जो फॉर्मेट है वो एज इट इज छाप लिया। ठीक है जी, मैंने ये वाला फॉर्मेट, मान लो मुझे कोई क्वेश्चन आया, मैंने इस फॉर्मेट को वापस से एज इट इज छाप दिया और मैंने ऊपर हेडिंग डाल दी सॉल्यूशन। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाना कि यहां कुछ लिखा हुआ है। मैंने लिखा सॉल्यूशन कंपेरेटिव बैलेंस शीट, मैंने ऐसे हेडिंग डाल दी ऊपर, मैंने कहा कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनानी शुरू कर दी। मैंने इस पूरे फॉर्मेट को एज इट इज छापा और इसके बराबर में मैंने अपने दो कॉलम बनाए। एक कॉलम के ऊपर लिखा मैंने रुपीज में चेंज करूंगा मैं, जिसको मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट चेंज,
और एक मैं बनाऊंगा इसी एब्सोल्यूट को परसेंटेज में चेंज चेक करके। अब आपको दिखेगा तो देख लेना, ये मैंने ए कॉलम बना दिया, अगर नजर आ रहा हो थोड़ा, इसको मैंने बी कॉलम बना दिया। और एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके, मतलब बी माइनस ए कर दिया। तो इस तरीके से हम देखें तो हमने सी कॉलम बना लिया, एब्सोल्यूट चेंज मतलब सी कॉलम है। फिर मुझे परसेंटेज चेंज चेक करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर वाला अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 100, ये मेरा फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज चेक कर। तो मैंने यहां पे लिखा, ये सी कॉलम एब्सोल्यूट चेंज को मैं सी कॉलम बोल रहा हूं, तो सी अपॉन प्रीवियस ईयर का अमाउंट मैं ए बोल रहा हूं, तो सी अपॉन ए इंटू। तो इस तरीके से मुझे पूरा क्वेश्चन एज इट इज छापना है और उसके साथ में ऊपर हेडिंग लिखनी है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। और मुझे अपनी तरफ से, ये तो क्वेश्चन नहीं मुझे बना के दिया, मुझे इसके साथ अपनी तरफ से दो कॉलम बनाने हैं, एक एब्सोल्यूट चेंज एक परसेंटेज चेंज। ये दो कॉलम तब बनेंगे जब स्टेटमेंट कौन सी बनेगी, कंपैरेटिव, कंपैरिजन करने वाली। अब करना शुरू करते हैं। 15 लाख माइनस 10 लाख 5 लाख, कंपैरिजन कर दिया है ना। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 10 लाख, सॉरी 10 लाख माइनस 15 लाख, ब्रैकेट में लिखो। आप कहोगे ब्रैकेट में क्यों लिखा, मैंने कहा 10 लाख से 15 लाख हो गया, तो पिछले साल 15 लाख था प्रीवियस ईयर में, और अब ये बैलेंस घट के 10 लाख हो गया, तो 5 लाख रुपए कम हो गया। आप कहोगे सर नहीं, हमें समझ में नहीं आया। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं ना, करंट ईयर कितना है 10 लाख माइनस 15 लाख, बेटा 10 लाख में से 15 लाख घटाना, 5 लाख माइनस में आएगा, इसलिए ब्रैकेट में लिखा। ब्रैकेट में लिखना आप भी, 10 लाख माइनस 10 लाख 0, 2 लाख माइनस 8 लाख, 2 लाख माइनस 8 लाख, तो ये भी हो गया ब्रैकेट में 6 लाख, सारे नेगेटिव चल रहे। 3 लाख माइनस 5 लाख, ब्रैकेट में 2 लाख, 25 लाख और 38 लाख, ब्रैकेट में 13 लाख, 15 लाख 25 लाख, ब्रैकेट में 10 लाख। आप कहोगे सर ऐसा लग रहा है देखने में जैसे ईयर बदल गए हों, इधर पहले 22 होता और इधर 21 होता। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब हमने तो 22 21 जैसे लिखा देखा वैसे कर रहे हैं। आपको भी यही करना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब ये ब्रैकेट की जगह अगर ये बढ़ रहा होता तो प्लस माइनस हो जाता, मतलब ये 20 लाख होता, ये 15 लाख होता, तो यहाँ 5 लाख प्लस में आता, फिर ब्रैकेट नहीं लगता, क्योंकि 20 में से 15 हटाओगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। नेगेटिव आए तो नेगेटिव लिखना, पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव लिखना। 5 लाख माइनस 5 लाख 0, 3,50,000 माइनस 6 लाख 2,50,000, ये भी ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि करंट ईयर का बैलेंस कम है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर घटा रहे हैं, तो 3,50,000 में से 6 लाख घटाओगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। 1.5 लाख में से फिर से 2 लाख घटाओ तो ब्रैकेट में 50,000 आएगा, और 25 लाख में से 38 लाख हटाओगे तो वापस से 13 लाख ब्रैकेट में आएगा। तो सारे अमाउंट इसमें ब्रैकेट में आ रहे हैं। और यही अमाउंट अगर ऐसे घुमा दे, पहले 22 होता फिर 21 होता, तो मतलब हम जो ईयर लिखते तो पहले हम प्रीवियस ईयर ही लिखते हैं, तो फिर हम सारे बैलेंस प्लस में लिख देते। मतलब कहने का ये है, जो 2022 है, ये अगर मान लो 2022 की जगह 21 होता और ये 2021 वाला बैलेंस 22 वाला होता, तो लिखा तो 21 वाला ही पहले जाता, ये सारे कॉलम पहले इधर आते और ये वाला कॉलम उधर चला जाता 22 होने की वजह से, तो ये सारे आंसर प्लस में आ जाते। अब प्लस में आए माइनस में आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस डिफरेंस लिखना होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या पता कुछ हो रहा है। इसके बाद हमें परसेंटेज चेंज चेक करना है, तो परसेंटेज चेंज कैसे चेक करते हो, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर अमाउंट इनटू 100। दोबारा दिखाता हूं, एब्सोल्यूट चेंज जो कि 5 लाख है, डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर अमाउंट जो कि 15 लाख है, इनटू 100। ठीक है, तो चलो एक बार इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेटर पे कर लेता हूं, जल्दी हो जाएगा। आपको तो कैलकुलेशन सबको आती होगी। इसको सोल्व करना है, तो देखो जी, 5 जीरो से 5 जीरो कॉमन कट गया, 500 डिवाइड बाई 15, तो ये आ गया 33.33%। एक काम ध्यान रखना है, अगर आंसर ब्रैकेट में है तो परसेंटेज भी ब्रैकेट में आएगी, इसका मतलब माइनस में गई है परसेंटेज। यहाँ पे डैश है तो यहाँ भी डैश आ जाएगा। 6 लाख डिवाइड बाई 8 लाख, 6 लाख डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100। तो हम क्या करेंगे, 5 जीरो से फिर से 5 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो 600 डिवाइड बाई 8, 75%। 2 लाख डिवाइड बाई 5 लाख, 2 लाख डिवाइड बाई 5 लाख, तो ये आ गया 40%। हर किसी अमाउंट के साथ में प्रीवियस ईयर अमाउंट लिख रहा हूं अपोन में, 13 लाख अपॉन 38 लाख। नेक्स्ट वाले के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, 13 लाख हमारा एब्सोल्यूट चेंज, प्रीवियस ईयर अमाउंट कितनी है 38 लाख,
इंटू 100, इसको सॉल्व करो। 34.21%। अब आप कहोगे सर सब में ब्रैकेट लगाना है, मैंने कहा हाँ, क्योंकि सारे अमाउंट हमारे माइनस में आ रहे हैं तो सारी परसेंटेज भी हमारी नेगेटिव आएंगी। ये 10 लाख डिवाइड बाई 25 लाख, ये 40% आएगा। ये फिर से ब्रैकेट में लिखना, फिर यहाँ डैश लगा देना, फिर 2,50,000 डिवाइड बाई 6 लाख, टू डिवाइड बाई 6, 41.67%, ये भी ब्रैकेट में। 50,000 डिवाइड बाई 2 लाख, %25। और फिर से 13 लाख डिवाइड बाई ये करेंगे तो 34.21%। तो बच्चे आपने क्या सीखा? सर हमें जब भी कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए आएगी तो हम दो बैलेंस निकालेंगे, एक परसेंटेज चेंज और एक एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज पहले कैलकुलेट कर लिया करेंगे क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज से ही परसेंटेज चेंज निकलता है। और इसमें करंट ईयर प्रीवियस ईयर को माइनस करते हैं, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करते हैं, तभी ब्रैकेट और प्लस में और माइनस में आंसर आते हैं। और फिर जो एब्सोल्यूट चेंज आया उसे ऊपर लिखना है, अपोन में उसी अमाउंट को निकालने के लिए जो प्रीवियस ईयर वाला अमाउंट था वो अपोन में लिखना है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है। सारे क्वेश्चन ऐसे होते चले जाते हैं। चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन में ट्राई करते हैं फिर से सेम ऐसा ही कोई क्वेश्चन। फिर से मुझे कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे? 2। तो मैं 2 कॉलम बनाता हूँ। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन हमने एज इट इज उतार लिया, मैंने कहा हाँ। एक जगह मैंने लिखा एब्सोल्यूट चेंज, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। एक जगह मैंने लिखा परसेंटेज चेंज, जिसमें कैसे कैलकुलेट करना है इसको? इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है एब्सोल्यूट चेंज जो आए प्रीवियस ईयर वाला अमाउंट लिखना, मल्टीप्लाई बाई 100 करना। लेकिन एक काम आपको जो करना है आप सबको, वो ये करना है कि ये 22 लिखा हुआ है ये पहले नहीं लिखना। जब आप इसको वापस से एज इट इज उतार रहे होगे तो आपको पहले करंट ईयर पहले है ना, इसको बाद में लिखना है, प्रीवियस ईयर को पहले। इसको ऐसे घुमा लेना। तो अब मैं मान के चल रहा हूं मैंने घुमा दिया है, मैंने 21 पहले लिखा है और फिर मैंने 22 वाला अमाउंट उसके बाद लिखा है। 22 वाली अमाउंट मेरी इधर आती है, 21 वाली अमाउंट मेरी इधर आती है, कॉलम बदल जाते हैं, ये ऐसे घूम जाता है। ठीक है, तो अब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं। 10 लाख माइनस 5 लाख, 5 लाख। 1 लाख माइनस 1 लाख, निल। 2 लाख माइनस 3 लाख, ब्रैकेट में 1 लाख, प्रीवियस ईयर का अमाउंट ज्यादा है। 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख। फिर से ध्यान रखना ये अमाउंट करंट ईयर का दूसरा कॉलम है, प्रीवियस ईयर वाला पहला कॉलम है। 8 लाख, 15 लाख माइनस 10 लाख, 5 लाख। 8 लाख माइनस 4 लाख, 4 लाख। 2 लाख माइनस 2 लाख, निल। 2 लाख माइनस 2 लाख, निल। इसके बाद 2,50,000 माइनस 1,50,000, 1 लाख। 50,000 माइनस 50,000, निल। 15 लाख माइनस 10 लाख, 5 लाख। तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया? फिर से एब्सोल्यूट चेंज, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कर दिया। अब हमें इसके बाद कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट होता है? तो एब्सोल्यूट चेंज जो कि 5 लाख आया, डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर अमाउंट। प्रीवियस ईयर अमाउंट भी कितना है? 5 लाख, इंटू 100। तो ये तो 100% अमाउंट आ गया। तो परसेंटेज 100%, प्लस में लिखना क्योंकि आंसर इस बार प्लस का है। 1 लाख डिवाइड बाई 3 लाख, 1 लाख डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100, तो यह आ जाएगा 33.33%। फिर 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर अमाउंट, तो ये फिर से 100%। 5 लाख डिवाइड बाई 10 लाख, तो 50% आएगा। प्रीवियस ईयर अमाउंट से डिवाइड कर रहा हूँ हर किसी अमाउंट को। 4 लाख डिवाइड बाई 4 लाख, तो ये फिर 100% आएगा। जहां पे डैश होता है वहां पे परसेंटेज नहीं निकलती, क्योंकि जहां पे कोई चेंज ही नहीं हुआ वहां पे परसेंटेज क्यों निकालेंगे? 1 लाख डिवाइड बाई 1,50,000, तो ये होगा 66.67%। फिर डैश है तो डैश लगा दिया, फिर 5 लाख अपॉन 10 लाख, तो ये फिर से 50% हो जाएगा। तो जिस अमाउंट एक ही अमाउंट था इस बार ब्रैकेट में, तो उसको मुझे ब्रैकेट में कर लेना है। जब क्वेश्चन हम खत्म हो जाए तब कर लो, या साथ के साथ आप लिख सकते हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनवाई जाए, तो एक कॉलम आप एब्सोल्यूट चेंज का बनाएंगे और एक कॉलम आप परसेंटेज चेंज का बनाएंगे।
और एब्सोल्यूट चेंज के बाद ही परसेंटेज चेंज निकलता है। ये फॉर्मूले आपको याद रहना चाहिए कि एब्सोल्यूट चेंज के अपॉन में प्रीवियस ईयर अमाउंट लिख के मल्टीप्लाई बाई 100 किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट आई। आप कहोगे सर क्या पता क्वेश्चन बैलेंस शीट ना दे, क्वेश्चन खेल जाए और क्वेश्चन क्या है कि इनकम स्टेटमेंट बनाओ, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ। मैंने कहा क्वेश्चन का तो काम है खेलना, क्वेश्चन तो आपके साथ खेलेगा ही खेलेगा, आपको कोई घबराना थोड़ा ही है। तो फिर हम क्या करेंगे सर? मैंने कहा हम इनकम स्टेटमेंट बना देंगे। तो हमसे क्या बोला है क्वेश्चन ने? ये आपके पास है और आपको इससे कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। लिखा नहीं है तो हम लिख लेंगे, लो कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी&ल बनना है। हम लिखेंगे कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, में शॉर्ट में लिख दिया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, एक तो मेरे पास कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स, एक कॉलम रहेगा 2015 और 14 है, तो मैं पहले कॉलम बनाऊंगा 2014 प्रीवियस ईयर पहले, 2015 करंट ईयर बाद में। फिर मेरे पास कंपेरेटिव है तो एक कॉलम बनाऊंगा मैं एब्सोल्यूट चेंज और फिर एक कॉलम बनाऊंगा मैं परसेंटेज चेंज, क्योंकि कंपेरेटिव स्टेटमेंट बहुत इजी, इजी से भी इजी। अब क्या करना है, जब भी इनकम स्टेटमेंट आए तो देखो दो काम कर लिया करना मेरे कहने से, आज के बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले पॉइंट वन, इनकम स्टेटमेंट आया, ऐसे आपको चार अमाउंट लिखे मिले तो डायरेक्ट ना मिले तो ऐसे कर लो, पॉइंट नंबर वन लिखो, पहले लिख लो ऐसे करके इनकम, 3 लाइन छोड़ दो। फिर लिख लो एक्सपेंसेस, ये याद रखना बात मेरी। फिर 4 लाइनें छोड़ दिया करना। फिर पॉइंट नंबर 3 लिखा करना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 - 2 कर दिया करना। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 डाला करना और लिखा करना लेस टैक्स। और फिर पॉइंट नंबर 5 लिखा करना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इसमें 3 - 4 कर दिया कर। जब भी इनकम स्टेटमेंट आए मेरे कहने से ये चार काम कर लिया करना, फॉर्मेट बन जाए एज इट इज, मतलब यही उठा के यहां लिखना है, लेकिन फिर भी क्योंकि इन्होंने हेडिंग वेडिंग नहीं डाली है तो आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी। पहले प्रीवियस ईयर लिखा जाता है, फिर करंट ईयर लिखा जाता है। कंपेरेटिव स्टेटमेंट आती है तो पहले एब्सोल्यूट चेंज फिर परसेंटेज चेंज निकलता है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट तो बनी बनाई मिल रही है आपको, देखो बैलेंस शीट तो बार बार इन्होंने खुद ही बनाकर दे दी, तो ये तो हमें एज इट इज छापनी होती है, बस ईयर बदलने पड़ते हैं, 21 को पहले 22 को बाद में लिखना पड़ता है। लेकिन जब इनकम स्टेटमेंट आती है तो बच्चे कई बार इनकम स्टेटमेंट बना के नहीं देते, बस इनकम स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ पी&ल की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो पहले आप इनकम लिखो 3 लाइनें छोड़ो, फिर आप एक्सपेंस लिखो 4 लाइनें छोड़ो, फिर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखो जिसमें 1 में से 2 माइनस कर दो, फिर आप लेस उसमें से टैक्स करो, और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख दो, मतलब प्रॉफिट में से टैक्स घटा दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख दो। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन लिख लो, कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम में लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रीवियस ईयर में लिखा है 45 लाख, करंट ईयर में लिखा है 60 लाख। मैंने कहा और कोई इनकम, इधर अदर एक्सपेंस कोई इनकम नहीं है, ये यहीं पे क्लोज हो गया। अब आप कहोगे सर 3 लाइनें छोड़ रखी थी, मैंने कहा तो 2 लाइनें बची रहेगी, कोई बात नहीं, क्या हो गया। अब एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, प्रीवियस ईयर 22,50,000 और 30 लाख के अलावा डेप्रिशिएशन भी एक्सपेंस होता है। आप कहोगे और कौन सी इनकम होती है, एक और इनकम मिलती है, इसलिए 3 लाइनें छुड़वाई थी, एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एक इनकम मिलती है अदर इनकम के नाम से ही आता है, दोनों को जोड़ के टोटल लिखना पड़ता है, तो तीसरी लाइन में टोटल आता है। डेप्रिशिएशन कितना लिखा हुआ है, 6,07,50,000 के बाद अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस में है 10 लाख और 15,50,000। अब आपको लिखना पड़ेगा टोटल, क्योंकि एक्सपेंस एक से ज्यादा है, तो अब आप इनका टोटल लिखिए, करना पड़ेगा कैलकुलेटर से बच्चे। 22,50,000 प्लस 6 लाख प्लस 10 लाख, 38,50,000, और इसमें ऐड करते हैं 30 लाख प्लस 7,50,000 प्लस 15,50,000,
तो ये आ गया 53 लाख। अब देखो 1 का अमाउंट ये है और 2 एक्सपेंस का अमाउंट ये है, एक्सपेंस का टोटल। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है? 1 में से 2 माइनस करके। तो 53 में से 60 में से 1 में से 2 माइनस करना है। 60 में से 53 हटाऊंगा तो 7 लाख, और 45 लाख में से 38 लाख 50,000, 45 लाख में से 38 लाख 50,000 हटाऊंगा तो 6 लाख 50,000। फिर क्वेश्चन ने कहा है टैक्स, 30% टैक्स लगाओ। तो टैक्स हमेशा प्रॉफिट पे लगता है, तो 6 लाख 50,000 का 30% 1,95,000, और 7 लाख का 30% 2,10,000। अब टैक्स माइनस करके जो आंसर आता है उसको मैं बोलता हूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब प्रॉफिट में से टैक्स काट के, 3 में से 4 काट के 5वां आंसर निकल कर आता है। तो 6,50,000 में से 1,95,000 टैक्स चला गया, तो 4,55,000 रुपीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और 7 लाख में से 2,10,000 माइनस हो गया तो 4,90,000। ये हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा। तो ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी, इस स्टेटमेंट को मैंने इनकम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा। हर बार आपको ऐसे ही लिखना है। अब एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके। और परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो चलो करते हैं। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 60 में से 45 हटाओ 15 लाख, 30 में से 2 लाख 22 लाख 50,000 हटाओ 7 लाख 50,000, 7 लाख 50 में से 6 लाख माइनस करो 1 लाख 50, 1 लाख 50, 15 लाख 55,000 में से 10 लाख माइनस करो तो 5 लाख 50,000, 53 में से ये माइनस कर दो 3850 टोटल में से। टोटल का करना नहीं होता है वैसे, पर फिर भी कर लेते हैं। करो मत करो मर्जी रहेगी आपकी। 53 लाख में से 38 लाख 50,000 माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 14 लाख 50,000। 7 लाख में से 6 लाख 50 माइनस करो 50,000, 2,10,000 में से 1,95,000 माइनस करो 15,000, 4,90,000 में से माइनस करो 4,55,000, 4,90,000 में से 4,55,000, 35,000। नहीं कैसे कैसे, ठीक है जो भी आए सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि करंट ईयर के सारे अमाउंट ज्यादा है, प्रीवियस ईयर के कम है, तो करंट में से प्रीवियस हटा के सारे आइटम प्लस में आए। अब करंट ईयर एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट, तो 15 लाख अपॉन 45 इंटू 100, तो ये आ गया 33.33%। 7,50,000 डिवाइड बाई 2,25,000, 75 डिवाइड बाई 225, ये भी आया 33.33%। 1,50,000 डिवाइड बाई 6, तो ये आ गया 25%। अब मैं क्या कर रहा हूं बार बार बच्चे, मैं एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर अमाउंट से डिवाइड कर रहा हूं। मतलब जैसे 1,50,000 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है 6 लाख इंटू 100, ये करा है मैंने। सेम यहाँ पे किया था 7,50,000 डिवाइड बाई 22,50,000 इंटू 100, 15 लाख डिवाइड बाई 45 लाख इंटू 100, ये आया है 5,50,000 डिवाइड बाई 10 लाख, तो ये आ जाएगा 55%। 14,50,000 डिवाइड बाई 38,50,000 इंटू 100, 37.66%। 50,000 डिवाइड बाई 6,50,000 इंटू 100, 7.69%। 15,000 डिवाइड बाई 1,95,000 इंटू 100, 7.69%। लास्ट वाला भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 35,000 डिवाइड बाई 4,55,000 इंटू 100, 7.69%। तो इनकम स्टेटमेंट आएगी तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है प्रिपेयर कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर से कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है आपको, तो फिर से आपको वही फॉर्मेट ध्यान रखना है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
फिर आप एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाएंगे, फिर आप ये देखेंगे 2019-20 लिखा हुआ है तो 19 इस बार पहले लिखा हुआ है तो पहले 19 ही लिखेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर पहले आता है। फिर 2020 लिखा जाएगा, फिर एब्सोल्यूट चेंज लिखा जाएगा और फिर परसेंटेज चेंज लिखा है। क्योंकि इनकम स्टेटमेंट है तो पहली हेडिंग डलेगी इनकम, 3 लाइनें छोड़ देना, फिर हेडिंग डालना एक्सपेंसेस, फिर 4 लाइनें छोड़ देना, फिर हेडिंग डालना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 1 वाले टोटल से 2 वाला टोटल हटा देना, फिर पॉइंट नंबर 4 डालना लेस टैक्स जितने भी रेट हो, और फिर 5वां पॉइंट डालना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और आफ्टर टैक्स निकालने के लिए 3 में से 4 माइनस कर। अब क्वेश्चन को यहां से उठाते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख और 25 लाख। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख 25 लाख और कोई इनकम नहीं है तो यही टोटल हो गया। एक्सपेंसेस में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो लिखा हुआ है 10 लाख और 13 लाख। फिर लिखा हुआ है अदर एक्सपेंसेस जो कि 0 नील और 1,20,000 लिखा हुआ है। फिर हम इसका कर देंगे टोटल क्योंकि एक्सपेंस 2 है तो 2 का मतलब टोटल करना पड़ेगा, एक होता तो वही टोटल माना जाता, जैसे इनकम 1 थी तो यही टोटल है इसका। तो ये आएगा 10 लाख और 13 और 1 14 लाख 20,000। फिर हम प्रॉफिट में से इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं, 20 में से 10 घटाऊंगा तो ये 10 लाख ही आएगा। प्रॉफिट इनकम में से एक्सपेंस हटा दिया और 25 लाख में से इसको हटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा 10,80,000। ठीक है। इसके बाद टैक्स रेट कितना है 50-50% है, जितना भी हमारा प्रॉफिट है उस पर 50% टैक्स लगता है। तो 10 लाख का 50% 5 लाख रुपए होता है और ये हो जाएगा 5,04,000 रुपए, सॉरी 5,40,000, 5,40,000। कैलकुलेटर का यूज करेंगे बाद में। 10,80,000 का 50% 5,40,000। प्रॉफिट में से टैक्स हटा देते हैं, प्रॉफिट में से टैक्स, तो आफ्टर टैक्स कितना बचेगा, 10 में से 5 कम हो गए तो 5 लाख बचा और इसमें से कम हो गया तो 5,40,000। अब एब्सोल्यूट चेंज, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 25 में से 20 घटाओगे तो 5 लाख, 13 में से 10 घटाओगे तो 3 लाख, 1,20,000 में से 0 घटाओगे तो 1,20,000। ठीक है। उसके बाद 14,20,000 में से 10 लाख माइनस करोगे तो 4,20,000, 10,80,000 में से 10 लाख माइनस करोगे तो 80,000, 5,40,000 में से 5 लाख माइनस करोगे तो 40,000, 5,40,000 में से 5 लाख माइनस करोगे तो 40,000। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब क्या कैलकुलेट करना है आपको, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज चेक कर लेते हैं। करंट ईयर सॉरी एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट इनटू 100, क्या आएगा 25%। 3 लाख डिवाइड बाई 10 लाख 30%। देखो अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि सर 1,20,000 डिवाइड बाई 0 इंटू 100, यहाँ पे कोई परसेंटेज चेंज चेक नहीं करना क्योंकि 0 से 1,20,000। 4,20,000 डिवाइड बाई 10 लाख तो 42%। 80,000 डिवाइड बाई 10 लाख 8%। 40,000 डिवाइड बाई 5 लाख 8%। 40,000 डिवाइड बाई 5 लाख 8%। स्क्रीनशॉट लो इसका। तो जब भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट आएगा तो कंपैरिजन करना है 2 इयर्स के डेटा का और उससे एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालना है। बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट एज इट इज छापनी है
और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आए तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को भी ऐसे ही लिखना है। बस फॉर्मेट ना बना हुआ हो तो फॉर्मेट इस तरीके से बना लिया करना, बना मिल जाए तो कृपा है भगवान। देखो एक और क्वेश्चन आ गया, कुछ परसेंटेज वगैरह दी हुई है, कहते हैं प्रिपेयर अ कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये 17-18 और 16-17, 17-18 करंट ईयर हो गया और पिछला साल 16-17 हो गया। और इस बार कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, टैक्स रेट, और ये फिर परसेंटेज वगैरह ऐसे लिखी हुई है। चलो ठीक है, तो इसका कंपेरेटिव स्टेटमेंट बोला है ना, तो बनाना शुरू करते हैं। कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम करंट ईयर प्रीवियस ईयर पहले, फिर करंट ईयर, फिर एब्सोल्यूट चेंज के बाद परसेंटेज चेंज। तो प्रीवियस ईयर कितना है यहाँ पे 16-17, 17-18 हमारे लिए करंट ईयर हो जाएगा, एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा और परसेंटेज चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको मैंने सिखाया है फर्स्ट आप इनकम लिखेंगे, फिर 3 लाइनें छोड़ेंगे, फिर आप एक्सपेंसेस लिखेंगे। इस क्वेश्चन में एक ही एक्सपेंस है, लेकिन अगर आपने रट लिया बात तो 4 लाइनें छोड़ने के लिए बोला था मैंने। फिर आप लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें मैं आपसे एक में से 2 माइनस करवाता हूं। फिर मैं पॉइंट नंबर 4 लिखवा के आपको लेस टैक्स करवाता हूं, जो भी टैक्स रेट होता है, जो कि इस क्वेश्चन में 40% है, दिखा हुआ है। और फिर उसके बाद आप 5वां पॉइंट लिखते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसका मतलब है आपने प्रॉफिट में से टैक्स घटा दिया, मतलब 3 नंबर में से 4 नंबर माइनस कर। ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट होता है इनकम स्टेटमेंट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक तो मुझे इनकम लिखी हुई है, और दूसरी इनकम मैंने बोली थी कि क्या पता आपको क्वेश्चन के अंदर अदर इनकम मिल जाए। तो पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख लेते हैं, 10 लाख और 15 लाख। प्रीवियस ईयर का अमाउंट 10 लाख, करंट ईयर का अमाउंट है 15 लाख। अदर इनकम आरएफओ के ऊपर, परसेंटेज ऑफ आरएफओ मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर परसेंट होती है, तो ये 60%। अदर इनकम 60% है 15 लाख की, तो 15 लाख का 60% होता है 9 लाख रुपीज, और 10 लाख का 50% होता है 5 लाख रुपीज। कैलकुलेट तो करना आता ही होगा, इसको हम बोलते हैं अदर इनकम। आप कहोगे सर ये तो हमें नहीं समझ में आया, चेक कैसे किया आपने? मैंने कहा देखो, ये कहते हैं जो 10 लाख है इसका 50% जो होता है आरएफओ का, आरएफओ मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर इनकम की जो परसेंटेज है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे है, तो कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 60%, तो 15 लाख का 60%, 60/100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई। अब 1,50,000 की 6 में मल्टीप्लाई कर दो, 15 6 या 90, देखो ये 9 लाख लिख दिया। ऐसे ये 50% इसके ऊपर लगाया, सेम कैलकुलेशन, 10 लाख इंटू 50/100, परसेंटेज निकालने के लिए अपॉन में 100 लिखा जाता है। ठीक है, अब 2 इनकम है तो इस बार टोटल लिखना पड़ेगा, वरना तो बार बार एक ही इनकम मिल रही थी, इस बार 2 इनकम मिल गई, तो मुझे इसका टोटल लिखना, 10 लाख और 5 लाख 15 लाख, और ये 9 5 24। ठीक है, अब एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में लिखा है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। लो जी, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, कहते हैं ये टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू और अदर इनकम दोनों को मिला दे तो टोटल, टोटल का 40% और टोटल का 30%। अब देखो 17-18 में, 17-18 में तो 30% कितने हैं, 17-18 में तो 40% है, तो 24 लाख का 40% कितना होता है? 9,60,000 होगा। चेक कर लेना कैसे करेंगे सर? मैंने कहा 24 लाख है इस साल, 17-18 का जो टोटल रेवेन्यू है वो 24 लाख है, उसका 40%, तो इंटू 40/100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 24 4 जा 96 और उसके आगे 4 जीरो। ऐसे 15 लाख का 16-17 में 30% है, तो 15 लाख का 30%, 4,50,000। बस एक ही खर्चा है तो यही टोटल है। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हो? इसमें से इसको माइनस करके इसमें से इसको, क्योंकि 1 में से 2 माइनस करना है, तो 1 माइनस 2, तो 10,50,000, और इसको करेंगे तो 14,40,000।
तो टैक्स 40% है, तो टैक्स हमेशा प्रॉफिट पे लगता है, तो इस पे 40%, इसका 40%। एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ले, जल्दी हो जाएगा। 10,50,000 इंटू 40%, 4,20,000। 14,40,000 इंटू 40%, 5,76,000। अब हम प्रॉफिट में से टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड कर लेंगे। 10,50,000, 6,30,000, 14,40,000, 8,64,000। ठीक है, अब अपना असली काम कंपेरेटिव स्टेटमेंट है, तो एक एब्सोल्यूट चेंज और एक परसेंटेज चेंज का हमको कॉलम बनाना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट चेंज कितना लिखा हुआ है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, सी वाई माइनस पी वाई है ना। करंट ईयर में से ये करंट ईयर है 17-18 लेटेस्ट और 16-17 पिछला साल है। 15 क्योंकि पिछला साल पहले लिखा जाता है। 15 में से 10 माइनस करोगे 5 लाख, 9 में से 5 माइनस करोगे 4 लाख, 24 में से 15 माइनस करोगे तो 9 लाख, 9,60,000 में से 4,50,000 माइनस करोगे तो 5,10,000। जो भी आएगा, मुझे एग्जैक्ट ध्यान, मतलब मैंने तो तुक्के में जल्दी से लिख दिया है। कैलकुलेशन कई बार आप मैसेज करते हो कि सर कैलकुलेशन में यहाँ गड़बड़ है वहाँ गड़बड़ है, तो बच्चों कैलकुलेशन एरर तो प्लीज मैं तो मान लिया करो। मैं आपको कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूँ, मैं अकाउंट्स का टीचर हूँ। मैं अकाउंट्स में चीजों को कैसे लिखा जाता है, कहाँ पे डेबिट क्रेडिट किया जाता है, कहाँ प्लस माइनस किया जाता है, किस कॉलम में लिखा जाता है, मेरा मेन काम आपको वो सिखाना है। तो कभी कभार वीडियोस में मैं बना रहा हूँ, वन शॉट वीडियो डाल रहा हूँ, मतलब एक बार में करता चला जाता हूँ, 2-2 3-3 घंटे की भी वीडियो डाल रहा हूँ, और उसमें कहीं मैं कैलकुलेशन एरर कर देता हूँ। प्लीज माइंड मत किया करो, कमेंट में बस ये लिखा करो सर आप बहुत अच्छे, ऐसे लिखा। ठीक है, 14,40,000 डिवाइड बाय करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। फिर भी मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि जिससे जब एक्यूरेसी की लेवल जो है थोड़ा बढ़ जाए। तो 3,90,000, 5,76,000 माइनस 4,20,000, 1,56,000, 8,64,000, 6,30,000, 2,34,000। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट 50%, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट 40%, 5 8 जा 40। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट 60%, 5,10,000 डिवाइड बाय 4 लाख। अब की बार तो भाई 100% से ऊपर चला गया। देखो, 5,10,000 डिवाइड बाय 4,50,000 इंटू 100, 113.33%। बहुत बढ़िया। 3,90,000 डिवाइड बाई 10,50,000, 3,90,000 डिवाइड बाई 10,50,000 इंटू 100, 37.14%। 1,56,000 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर अमाउंट 4,20,000 इंटू 100, 37.14%। आखिरी वाला भी 37.14%। बहुत बढ़िया। तो हमने परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस शीट वगैरह आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसको किस तरीके से आपको मैनेज करना है वो आपको समझ में आ चुका है। बच्चों जरूरी नहीं है सारे आंसर प्लस में माइनस में भी आ सकते हैं, तो घबराना नहीं है। माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखना, बिना माइनस के आए तो पॉजिटिव भी लिखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन है ये, जिसमें कंपेरेटिव बैलेंस शीट ही बनानी है। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करेंगे और मुझे जो आंसर बताएंगे आप कमेंट में, वो आपका आंसर रहने वाला है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का एब्सोल्यूट चेंज कितना आया और परसेंटेज चेंज कितना आया। बाकी तो सारा क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे, बस मुझे पता चल जाए कि आपने मेरे कहने से क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, तो वो आप मुझे एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकाल कर बताएंगे। ठीक है, बाकी आपका सारा काम खुद करना है। ये 21 है, ये 22 है, तो जब आप पूरा फॉर्मेट बनाएंगे तो 22 पहले बाद में लिखना है, 21 को पहले लिखना है। मतलब प्रीवियस ईयर पहले, 22 वाला कॉलम बाद में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, दो इनकम है तो पहले इनकम लिखना,
फिर एक्सपेंस दो है तो दो एक्सपेंस लिखना, दोनों के अपने अपने टोटल होते हैं, फिर टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस होकर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उस पर टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। इसके बाद आप कहोगे कि सर कंपेरेटिव तो बहुत अच्छा समझ में आ गया, अब आप कॉमन साइज समझो। तो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉमन साइज बैलेंस शीट भी बनाने को आ सकती है और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी आ सकता है। इन दोनों में से कुछ भी आए कॉमन साइज। अगर कॉमन लिखा है तो मतलब आपको परसेंटेज निकालनी हो, और परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज फॉर एवरी अमाउंट, हर अमाउंट के लिए आपको परसेंटेज निकालनी होगी। और जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो हमें अपॉन में बेस कुछ चाहिए होता है, क्योंकि कभी भी कोई परसेंटेज निकालनी है तो कोई भी अमाउंट होगा, उसके अपॉन में कुछ लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 होगा। तो ये जो अपॉन में चाहिए हमें, ये हमें कोई भी एक ऐसी चीज चाहिए जो कि कॉमन हो, हर अमाउंट के नीचे वही कॉमन लिखी जाए। तो एक कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए मुझे। जब भी कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है तो कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए होता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। तो अपॉन में कोई कॉमन फिगर चाहिए जो हर अमाउंट, जैसे मैं बैलेंस शीट के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं तो बैलेंस शीट के हर एक अमाउंट के अपॉन में कुछ कॉमन हो, जिससे मुझे पता हो इस अमाउंट का ये इतना परसेंट है, उस इस अमाउंट का ये उतना परसेंट है, ऐसे करके। तो जब बैलेंस शीट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, जब बैलेंस शीट कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर हम परसेंटेज निकालते हैं तो अपॉन में टोटल ऑफ बैलेंस शीट कॉमन लिया जाता है। तो हर एक अमाउंट, जैसे शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल अपॉन बैलेंस शीट का टोटल इनटू 100, रिजर्व एंड सरप्लस है तो रिजर्व एंड सरप्लस अपॉन बैलेंस शीट का टोटल इनटू 100। ठीक है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरिंग है तो लॉन्ग टर्म बोरिंग अपॉन में टोटल बैलेंस शीट का टोटल इनटू 100, ऐसे लिखा जाता है। चाहे एसेट में भी कोई भी एसेट अपॉन बैलेंस शीट का टोटल इनटू 100। और सर अगर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ जाए तो भी हर अमाउंट के नीचे जो भी कोई अमाउंट होगा वो अमाउंट ऊपर लिखा जाएगा, सब अमाउंट। जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में, जैसे मान लो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, फिर अदर इनकम है, तो हर अमाउंट को लिखते चलना ही, 37,50,000, 4,50,000, ऐसा जो भी अमाउंट होगा। अपॉन में डिनोमिनेटर क्या होगा जिसको आप कॉमन लेने के लिए कह रहे हो, मल्टीप्लाई में 100 भी रहेगा। जब भी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आए तो अपॉन में कॉमन लिया जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो मतलब सर ऐसा है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन आया था तो इसमें मैंने फॉर्मेट बनाया। तो अगर ये कंपैरेटिव की जगह कॉमन साइज होता तो मैं इस अमाउंट की परसेंटेज निकालता, हर अमाउंट की परसेंटेज निकलती है। तो जब मैं इस अमाउंट, फिर जैसे 17-18 होता तो मैं इसकी भी परसेंटेज निकालता, कोई एब्सोल्यूट चेंज नहीं लिखा जाता, कोई परसेंटेज चेंज नहीं लिखा जाता। 2016-17 की परसेंटेज फॉर 16-17, परसेंटेज फॉर 17-18 ऐसे लिखता मैं। तो मैं सबके अपॉन में जो कॉमन लेता 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 5 लाख अपॉन 10 लाख, क्योंकि इस इनकम स्टेटमेंट में आरएफओ मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉमन लिया जाता है। ठीक है। आप कहोगे सर अच्छा सा कोई क्वेश्चन करो, जैसे आप कहो, आपकी इच्छा सर आंखों पर। लो क्वेश्चन दिख गया ये रहा। कहते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनवाओ। मैं कहा, ओह ओके, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनवाऊं, हेडिंग डाल देता हूँ, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले पर्टिकुलर्स, फिर मेरे पास 2 इयर्स हैं तो पहले मैं 14-15 लिखूंगा, फिर मैं 15-16 लिखूंगा। आप कहोगे इसमें भी पहले प्रीवियस, हाँ ऐसे ही लिखना। फिर मैं कॉमन साइज में एब्सोल्यूट वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि कंपैरिजन नहीं करता हूं मैं, सिर्फ डायरेक्ट 24-15 14-15 के लिए मैं परसेंटेज फॉर 14-15 और परसेंटेज फॉर 15-16। अब हमने आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी सिखाई है। पहले आप इनकम्स लिखते हो, फिर आप एक्सपेंसेस लिखते हो, फिर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते हो 1 - 2 करके, फिर आप लेस टैक्स लिखते हो, और फिर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखते हो। इनकम में हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है, 20 लाख और 25 लाख, और एक ही इनकम लिखी है तो ये यहीं बंद हो गई। फिर एक्सपेंस में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस लिखा है,
7 लाख, 10 लाख। फिर आपके पास अदर एक्सपेंस लिखा है 3 लाख और 2 लाख। एक से ज़्यादा खर्चे होते के साथ ही टोटल करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा इनकम होती है उसका भी टोटल करना पड़ता है। 7 और 3 10 और 10 + 2 12। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा? प्रॉफिट इनकम माइनस एक्सपेंस। 20 में से 10 घटाओगे तो 10 और 25 में से 12 हटाओगे तो 13 लाख। फिर टैक्स लगेगा कितना? 40%। 10 लाख का 40% 4 लाख, 13 लाख का 40%। फिर प्रॉफिट में से टैक्स माइनस होकर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है और इसमें से इसको माइनस करोगे तो 13 में से 7,80,000। अब हमें कॉमन साइज बनाना है और वो भी क्या है? इनकम स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है तो हम कॉमन क्या लेते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जैसे 14-15 की परसेंटेज हर अमाउंट की अलग निकलेगी और 15-16 की परसेंटेज अलग निकलेगी और परसेंटेज निकालने के लिए हर अमाउंट के अपॉन में एक फिगर चाहिए जो कि कॉमन रहेगी, सबके लिए एक ही रहेगी, वो आरएफओ रहेगा। तो क्या करूंगा मैं? 20 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, ये 100% आएगा। 7 लाख अपॉन में 20 लाख, मतलब मैं 7 लाख लिखूंगा, जीरो एक्स्ट्रा लग गई। 7 लाख अपॉन में 20 लाख, सबके अपॉन में 20 लाख रहने वाला इंटू 100। फिर मैं अगला लिखूंगा 3 लाख, तो 3 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100। 10 लाख अपॉन 20 लाख, ये जो 20 लाख है ना, अब ये सबके अपॉन में जाएगा, अपने अपॉन में तो गया ही गया, ये सबके अपॉन में जाएगा और मल्टीप्लाई 100 होता रहेगा। तो ये 35% आ गया, है ना? 7 लाख अपॉन, फिर इसको फिर ले गया तो 15% आ गया। फिर 10 लाख के अपॉन में ले गया तो ये 50% आ गया। फिर 10 लाख के अपॉन में ले गया तो ये 50% आ गया, मतलब 10 लाख अपॉन में 20 लाख। फिर 4 लाख के अपॉन में भी 20 लाख जाएगा तो ये 20% आ जाएगा। फिर 6 लाख के अपॉन में भी 20 लाख जाएगा तो ये 30%। इस तरीके से हमने परसेंटेज फाइंड कर ली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब परसेंटेज फॉर 15-16, 15-16 में क्या कॉमन रहने वाला है? 15-16 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि 25 लाख है। तो 25 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100, तो पहला तो हमेशा 100% ही आएगा क्योंकि हम आरएफओ को ही कॉमन लेते हैं और आरएफओ यहां लिखा हुआ है तो इसके अपॉन में यही लिखा जाता है। 10 लाख अपॉन 25 लाख, तो ये 40% आ जाएगा। 2 लाख डिवाइड बाई 25 लाख, 8%। 25 लाख, जो 12 लाख है इसके अपॉन में फिर से 25 लाख लिखा जाएगा तो ये आ जाएगा 48%। ठीक है, फिर 13 लाख डिवाइड बाई 25 लाख, 54%। अब देखो, फिर परसेंटेज में अगर यहाँ गड़बड़ हो तो आप ये मत कहना कमेंट में आपको आता नहीं है, गलत का मतलब आप खुद कैलकुलेट कर लेना, कुछ गड़बड़ हो तो आप चेक कर लेना, है ना? उसके बाद 5 लाख 20, अब इसको तो करना ही पड़ेगा, ये तो ज्यादा टफ होगी, ये तो मुझे चेक करनी पड़ेगी। 5,20,000 डिवाइड बाई 25 लाख, कॉमन क्योंकि 25 लाख चल रहा है, इंटू 100, 20.8%। और 7,80,000 डिवाइड बाई 25 लाख इंटू 100, 31.2%। जी, आया कॉमन साइज समझ में? तो अगर कंपेरेटिव होता है तो कंपैरिजन किया जाता है करंट ईयर में से प्रीवियस, तो एब्सोल्यूट चेंज, फिर उसी एब्सोल्यूट चेंज को परसेंटेज चेंज में कवर किया जाता है। लेकिन अगर कॉमन साइज लिखा हो तो हर ईयर का अपनी अलग परसेंट निकलती है और फिर उसमें आरएफओ को कॉमन लिया जाता है अगर वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है। आप कहोगे सर अगर बैलेंस शीट होती तो? मैंने कहा अभी कराऊंगा, पहले एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन आपको ट्राई करवा, क्वेश्चन लिखा हो मैं आपके पास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या है? एक्सपेंस। पहले आपको ये भी तो पहचानना आना चाहिए ना, क्या इनकम है क्या एक्सपेंस। तो देखो ये इनकम है, इनकम का पार्ट है, इसके अलावा अदर इनकम इनकम का पार्ट है, तो दो तो इनकम मिल गई, मैंने कहा दो इनकम मिलेंगी, तो इन दो इनकम को आप पहले लिखोगे। फिर आपके पास एक्सपेंस लिखे हुए हैं, स्टॉक इन ट्रेड एक्सपेंस, चेंज इन इन्वेंट्री एक्सपेंस,
अदर एक्सपेंस एक्सपेंस। आप कहोगे फिर कैसे? बस दो इनकम को छोड़ के बाकी आरएफओ और अदर इनकम को छोड़ के कुछ भी मिलेगा वो सब खर्चा। तो पहले दो इनकम लिख लेना उसका टोटल, मतलब एक तरीके से मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ। आरएफओ और अदर इनकम, पहले आपकी दो इनकम आ जाएंगी और आप इनका टोटल कर लेना। फिर आप एक्सपेंस लिखना, ये पहले आपने इनकम लिखी सारी, इनकम में दो इनकम आई। फिर आप एक्सपेंस लिखोगे, एक्सपेंस में आप स्टॉक इन ट्रेड वाला लिखोगे, उसके अलावा चेंज इन इन्वेंट्री लिखोगे, और उसके अलावा अदर एक्सपेंस लिखोगे। फिर इनका भी टोटल कर लोगे। फिर आप पॉइंट नंबर 3 बनाओगे, ये था 1, ये था 2, ये था 3। इसमें आप लिखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें 1 माइनस 2 करना। फिर इसमें से लेस माइनस करना टैक्स, कितने परसेंट? 50%। तो जो भी प्रॉफिट आए उस पर 50% निकालना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आप मुझे बताओ 18-19 के लिए क्या कॉमन लोगे? अब 17-18, 18-19, 17-18 पहले लिखना है, ये 17-18 यहाँ आएगा और 18-19 बाद में आएगा। तो 17-18 में क्या कॉमन लोगे? सबके अपोन में 10 लाख, और इसमें क्या तो कॉमन लोगे 20 लाख। सबके अपोन में 20 लाख 20 लाख करके परसेंटेज निकलती चली जाएगी। ठीक है, क्लियर? सबको क्लियर? बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन को तो तुरंत करना, विद्या का समय तो। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सन एंड, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास इस बार ईयर की जगह क्या लिखा हुआ है? सन लिमिटेड और स्टार लिमिटेड। कॉमन साइज बनानी है तो सन लिमिटेड के लिए तो हम यहां लिखेंगे परसेंटेज फॉर अनलिमिटेड। अब ईयर होता तो मैं आगे पीछे करता, अब है ही नहीं तो ईयर, तो मैंने परसेंटेज फॉर सन, इसकी परसेंटेज यहां निकाल दूंगा। कॉमन है क्योंकि कंपेरेटिव होता तो कंपैरिजन करता, लेकिन कॉमन है तो इसकी परसेंटेज अलग निकलेगी कुछ कॉमन मान के, और इसकी परसेंटेज कुछ अलग निकलेगी। तो इधर लिख देता हूं परसेंटेज फॉर स्टार लिमिटेड। ऐसे करके मैंने दो कॉलम बना लिए, दो कॉलम बनाने क्योंकि दो डेटा है आपके पास। अब हमारे पास क्या है? बैलेंस शीट। आप मुझे बताओ बैलेंस शीट में क्या कॉमन लेते हैं? बैलेंस शीट आ जाए तो क्या कॉमन लेते हैं? टोटल ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का टोटल कॉमन लेना है, तो चलो जी बैलेंस शीट का टोटल कॉमन उठाएंगे। तो मतलब बैलेंस शीट का टोटल कितना है? सन लिमिटेड की बैलेंस शीट का टोटल 15 लाख है। एक ही होता है ना, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी बराबर होता है, और ये 18 लाख है। पहले इसका करते हैं, 9 लाख अपॉन 9 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, 4 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100। सबके अपॉन में कॉमन क्या रहेगा? बैलेंस शीट का टोटल। 2 लाख अपॉन 15 लाख, कॉमन साइज है तो कॉमन लेना है। 10 लाख अपॉन 15 लाख, 5 लाख अपॉन 15 लाख, ऐसे करते हुए चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 60%। इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 4 डिवाइड बाई 15 इंटू 100, 26.67%। फिर कर लेते हैं 2 डिवाइड बाई 15, 13.33%। फिर 15 लाख अपॉन 15, तो ये तो 100% ही होगा। 10 लाख करेंगे 15 लाख का 10%, तो 66.67%। 5 लाख करेंगे तो 33.33%, और 15 लाख अपॉन 15 लाख 100%। तो सब अमाउंट के अपॉन में मैंने 15 लाख माना। अब हर अमाउंट के अपॉन में मैं 18 लाख मानूंगा। तो 12 लाख डिवाइड बाई 18, तो 66.67%। 35 डिवाइड 1350 डिवाइड बाई 18, 19.44%। तो 2 लाख 50 डिवाइड बाई ये, तो 13.88%। इसके बाद ये तो 100% आएगा ही, ये 16 लाख आ रहा है, तो 16 अपॉन 88.89% लिख लेते हैं। और 2 लाख लिखा हुआ है, 11.11%।
और ये लास्ट में 100% आएगा ही। तो मैंने हर अमाउंट के अपॉन में 18 लाख क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। आया समझ में? तो बच्चों ये मेरी कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट थी, जिसमें कंपैरेटिव में कंपैरिजन किया करना होता है, उसमें एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकलता है। और जब हम क्या कहते हैं कॉमन साइज बनाते हैं तो उसमें कॉमन लेना पड़ता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर इनकम स्टेटमेंट ऑफ P&L है कॉमन साइज, तो RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉमन लिया जाता है, और अगर बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट का टोटल कॉमन लेकर हम अपने आंसर्स निकालते हैं। तो वहां पे कोई परसेंटेज एब्सोल्यूट चेंज नहीं होता, यहाँ पे अलग कॉलम की अलग परसेंट निकलती है जब कॉमन लेना हो। ठीक है जी, ओके। तो आपका मन करे तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ये मैंने आपके लिए होमवर्क में लगाया है, आपकी बुक में भी मिलेगा आपको इस तरीके का क्वेश्चन, और ये आपके सामने भी लिखा हुआ है। तो आप इसकी परसेंटेज निकाल सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप इसको भी यहाँ पे अभी कर सकते हो। और आप कहोगे सर मन नहीं करता क्योंकि काफी देर से वीडियो देख रहे हैं, तो लगे हाथ क्योंकि अब दिमाग में सारी चीजें ठीक से चल रही हैं, तो आपको ये फॉर्मेट दोबारा उतारना है, 21 वाला कॉलम पहले, 22 वाला कॉलम बाद में लिखना है। मैं कोई कसम नहीं दूंगा इस बार आपको, बस आपको जस्ट करना है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कसम चढ़ा चुका हूँ आप पे। चलिए, तो आप लोग कहेंगे सर थैंक यू सो मच, मैं बोलूँगा बच्चों बहुत-बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अगर बढ़िया लगी तो लाइक भी कर सकते हो, अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि हाँ सर अच्छा पढ़ाया आपने। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट डे 11th डे 11 की आज हमने वीडियोज़ को कवर किया, अब हम डे 12 में मिलेंगे आपसे, और 12th डे में हम अपना रेशियो चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप हँसते रहो, मुस्कुराते रहो और तैयारी करते रहो। जय हिंद, जय भारत।